हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो लेक्चर्स की बात करें तो बेसिक कंसेप्ट में हमने सबसे पहले स्फीयर की डेफिनेशन को समझा था। उसके बाद स्फीयर का सेंट्रल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, और लास्ट में हमने डायमेट्रल फॉर्म पे भी डिस्कस की थी। उसके बाद हम आगे बढ़े थे और हमने बात की थी सर्कल इन 3D। 3 डायमेंशन में सर्कल होता क्या है। जब कोई स्फीयर किसी प्लेन के द्वारा इंटरसेक्ट किया जाता है तो जो सेक्शन हमें प्राप्त होता है वो सर्कल होता है। और उसका रेडियस हम कैसे निकालते हैं, स्फीयर की रेडियस निकाल लेते हैं और यहाँ इस स्फीयर के सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं p। और स्फीयर का जो रेडियस होता है वो किस प्रकार मिल जाता है हमें, √r² - p²। इसको भी हमने डिटेल में समझा था। उसके बाद हम इस सर्कल का ये जो सेंटर है एन, इसे किस तरह से फाइंड किया था। सर्कल के सेंटर एन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन सी एन का इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। सी एन का इक्वेशन फाइंड करने के लिए एक पॉइंट चाहिए, तो वो सी है जो आपको स्फीयर के इक्वेशन से मिल जाता है। और इस प्लेन के इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट होते हैं वो सी एन के क्या होते हैं, सी एन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो और एक पॉइंट के बेस पर हम इस लाइन सी पी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। और उस लाइन पर एक पॉइंट एन है सपोज करते हैं, और उस एन वाले पॉइंट को हम किस में पुट कर देते हैं, इस प्लेन में पुट कर देते हैं। तो जो भी अननोन क्वांटिटी लेमडा होती है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इस प्रकार हम सेंटर निकाल लेते हैं। ये बात काफ़ी डिटेल में मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमने इस सर्कल का सेंटर निकालना और रेडियस निकालना सीख लिया था। चलिए, ये सेंटर रेडियस हो गई। उसके बाद हमने एक स्फीयर और एक प्लेन, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे डिस्कस की थी। स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास होने वाला स्फीयर, एक तो स्फीयर है और एक प्लेन है, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाला स्फीयर क्या होता है, s + λp = 0। और यहां पर अगर हम देखें तो ये दोनों किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्फीयर और प्लेन दोनों एक साथ 3D में एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये s + λp क्या हो जाएगा, इस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर। बात समझ में आ गई। तो इस पर भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो इस सर्कल से पास होने वाला स्फीयर ये होता है। आगे हम बढ़ते तो आगे हमने देखो, जैसे हम आगे बढ़े तो आगे हमने इस पे भी डिस्कस की थी। दो गोलों के प्रतिच्छेदन से, है ना, दो स्फीयर है उनके इंटरसेक्शन से भी एक नया स्फीयर पास होता है और उसका इक्वेशन क्या होता है, s1 + λs2। इस तरह से ये ध्यान रखना आपको, s1 + λs2। ये सारे बेसिक कंसेप्ट पर हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हमें और आगे बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो, टेंजेंट की। स्पर्श रेखा होती क्या है। तो चलिए हेडिंग डालें आप, स्पर्श रेखा। और किसकी स्पर्श रेखा, गोले की स्पर्श रेखा। लिखें आप, गोले की स्पर्श रेखा। टेंजेंट ऑफ स्फीयर। देखो, टेंजेंट होती क्या है, टेंजेंट स्पर्श रेखा। इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कर्व ले लेता हूं। देखो, इस तरह का एक कर्व है। देखो, एक 3D में अगर कोई कर्व हम ले लेते हैं और उस कर्व पर किसी एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन हमेशा टेंजेंट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अब कैसे बताऊं, देखो यहाँ पर आपको, 1 मिनट आप रुकें। देखो, समझने के लिए मैं यहाँ पर एक, ये चार्जिंग केबल मेरे पास है, ये कर्व है। सपोज कीजिए ये क्या है, एक कर्व है और ये एक लाइन है। अगर यहाँ पर मैं इस तरह से इस लाइन को टच करता हूँ, आप देखें यहाँ पर, तो फिर ये जो लाइन है ये टेंजेंट नहीं है, स्पर्श रेखा नहीं है। स्पर्श रेखा क्या होगी, देखो इस तरह से,
पहले एक लाइन हमें लेना पड़ेगा, एक ऐसी लाइन लेना पड़ेगा जो इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट करती हो। तो ये जो लाइन है इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, समझे आप। अब यहाँ पर ये दोनों जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अगर ये एक दूसरे की तरफ टेंड कर जाए, एक दूसरे की तरफ अग्रसर हो और दोनों क्या हो जाए, कोइंसाइड हो जाए, है ना, संपाती हो जाए, तो फिर ऐसी कंडीशन में ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन ना होकर क्या बन जाएगी, टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसको तो मैं साइड में रख देता हूँ, आप यहाँ समझ लें। ये देखिए, ये कोई लाइन है पी क्यू, ये एक लाइन है जो इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है। अब P किसकी तरफ टेंड करेगा, यहाँ पर Q की तरफ। अगर P Q की तरफ अग्रसर हो तो ऐसी स्थिति में P और Q क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, कोइंसाइड हो जाएंगे, समपाती जिसे हम कहते हैं। P और Q को एक ही बना दो, P Q की तरफ चले और Q पे आके रुक जाए, तो फिर ये P और Q क्या कहलाते हैं, कोइंसाइड कहलाते हैं, संपाती बिंदु कहलाते हैं। तो P Q की तरफ अग्रसर होगा तो यह जो रेखा है, ये जो लाइन है, यह लाइन क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। और टेंजेंट की यही डेफिनेशन है, देखो, एक प्रतिच्छेदी रेखा एक वक्र को 2 बिंदुओं पर काटे, यदि एक बिंदु दूसरे बिंदु की ओर अग्रसर हो या दोनों बिंदु एक दूसरे के संपाती हो जाए, तो फिर यह प्रतिच्छेदी रेखा क्या बन जाती है, इस वक्र की इस बिंदु Q पर जो भी एक ही पॉइंट मिलेगा उस बिंदु पर क्या हो जाएगी, फिर वो टेंजेंट स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ध्यान रहे, ये कोई कर्व है तो स्पर्श रेखा इस तरह से होती है, पहले वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, फिर उससे वह स्पर्श रेखा बनती है। अगर कर्व इस तरह से है और अगर हम इस तरह से ले लें, 3D की बात कर रहा हूँ, और 3D हो या 2D, कंसेप्ट यही चलेगा स्पर्श रेखा का। ये कर्व इस तरह से, अगर मैं लाइन इस तरह से लेता हूँ तो यह स्पर्श रेखा नहीं है ना, 3 डायमेंशन में ये स्पेस है और ये कोई कर्व है, अगर लाइन हम इस तरह से लेते हैं तो फिर ये स्पर्श रेखा नहीं बनेगी। स्पर्श रेखा के लिए पहले इंटरसेक्टिंग लाइन का होना जरूरी है, और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा, ये आगे बढ़ेगी उस तरफ और एक पॉइंट पर टच करेगी, तब जाकर वो क्या बनेगी, स्पर्श रेखा बनेगी। ठीक है, तो यहां पर हम गोले की स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, तो गोले की स्पर्श रेखा की परिभाषा भी ऐसे ही देंगे। ये गोला है और ये कोई प्रतिच्छेदी रेखा है, तो यह प्रतिच्छेदी रेखा जब इस गोले को 2 संपाती बिंदुओं पर काटती है, संपाती का मतलब ये दोनों PQ एक हो जाए, PQ की तरफ टेंड करे, अग्रसर हो, तो फिर ऐसी स्थिति में ये PQ क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो देखो, स्पर्श रेखा की परिभाषा यही है, लिखें आप, डायग्राम भी आप बना सकते हैं। ये इस तरह से, ये एक इंटरसेक्टिंग लाइन है जिसके 2 पॉइंट है P और Q। ठीक है, अब यहां पर देखो, P टेंड्स टू Q पर ये लाइन मान लीजिए AB, P टेंड्स टू Q पर रेखा AB गोले की क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा होगी। तो 3D में एक वक्र के किसी बिंदु पर, जैसे 3D है, हम 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट P, इस पॉइंट P पर हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं, मतलब बहुत सी ऐसी लाइन, एक पॉइंट पर टच करने वाली बहुत सी लाइन बना सकते। ये कर्व इस तरह से है, इस पॉइंट पर हम बहुत सारी रेखाएं बना सकते हैं, लेकिन स्पर्श रेखा कौन सी होगी, जो इस वक्र को प्रतिच्छेद करे और ये दोनों पॉइंट एक हो जाए और ये रेखा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाए, यही स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा ये होगी, ये जो कर्व है इस तरह से, ये वाली स्पर्श रेखा नहीं मानी जाएगी। तो स्पर्श रेखा का स्पर्श रेखा के लिए जो कंडीशंस है, क्या है कि वो पहले तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन होना चाहिए और दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक दूसरे की तरफ अग्रसर होकर क्या हो जाने चाहिए, एक पॉइंट दूसरे की तरफ क्या करना चाहिए, है ना, टेंड करना चाहिए, अग्रसित होना चाहिए, तब जाकर वो क्या बनेगी, स्पर्श रेखा। चलिए, ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे इस चीज़ पे, क्योंकि ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है ना। स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या होती है सब आप जानते हैं। तो गोले की स्पर्श रेखा की परिभाषा क्या हो गई, वह रेखा जो गोले को 2 संपाती बिंदुओं पर काटती है। ठीक है, लिखिए आप,
वह रेखा जो गोले को दो संपाती बिंदुओं, है ना, कोइंसाइड पॉइंट्स, देखिए आप, गोले को दो संपाती बिंदुओं पर काटती है। गोले की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब यहां पर देखो, वक्र की हम बात करते हैं, कर्व की। अभी आपको मैंने बताया था ये कोई कर्व है, यहां पर ये क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और ये दो पॉइंट है पी क्यू। अगर पी क्यू की तरफ अग्रसर होगा, पी और क्यू एक हो जाए, है ना, तो फिर ये इंटरसेक्टिंग लाइन किस तरह की हो जाएगी, ये इस तरह की हो जाएगी। ये पी और क्यू दोनों क्या आ गए, एक ही स्थान पर आ गए, है ना, पी और क्यू दोनों एक जगह आ गए। तो फिर यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्पर्श रेखा। और वक्र में ऐसा है कि यूनिक ही केस होता है। अगर कोई कर्व है जिसमें शार्पनेस है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, यूं कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है। क्या है, डिफरेंशिएबल, है ना, अवकलनीय है। तो जहां डिफरेंशिएबिलिटी आ जाती है वहां पर हम एक यूनिक टेंजेंट बनाते हैं, है ना। यहाँ पर इस कर्व पर यहाँ पर केवल एक और एक ही स्पर्श रेखा बनेगी, तभी तो जाके ये डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है कि कर्व के किसी पॉइंट पर, जिस पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट होना चाहिए, तब जाके वो डिफरेंशिएबल होगा। तो ये तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है कर्व के लिए। तो कर्व के किसी पॉइंट पर हम एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। कितनी टेंजेंट बना सकते हैं, केवल एक टेंजेंट हम बना सकते हैं, ठीक है, अगर वो डिफरेंशिएबल है। अब ऐसी स्थिति में देखो, हम बात करें थ्री डायमेंशन की, एक स्फीयर की हम बात करते हैं। तो स्फीयर में किसी पॉइंट पर देखो, स्फीयर तो एक सिमेट्रिक सरफेस होता है। आप किसी पॉइंट से इधर जाएं उधर जाएं, बिल्कुल सेम फ्लो में हम नीचे आएंगे। तो यहाँ पर बहुत सी किसी पॉइंट पर एक से ज़्यादा हम टेंजेंट बना सकते हैं, क्योंकि हर एक टेंजेंट इस रूल को फॉलो करेगी, ठीक है। ये जैसे लाइन इस तरह से है, तो यही लाइन अंदर से बाहर आती हुई, है ना, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, कहीं से भी हम इस लाइन को ले सकते हैं और उस लाइन को उस अपर पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस पर एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा डायग्राम है ना। तो इसकी एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर एक पॉइंट पर कितनी ही टेंजेंट हम बना सकते हैं, लेकिन कर्व पे ये पॉसिबल नहीं है ना। कर्व पे क्या बनेगी, एक यूनिक टेंजेंट बनेगी, है ना। कोई कर्व लेंगे हम, डिफरेंशिएबल कर्व, तो उसमें एक अद्वितीय स्पर्श रेखा ही बनेगी, एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा बनेगी, है ना। लेकिन ये सरफेस है और सिमेट्रिक सरफेस है ना, तो इसकी जो ज्योमेट्री है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बिंदुओं पर हम अनंत स्पर्श रेखाएं भी बना सकते हैं, ठीक है। तो लिखें आप, नोट, नोट लगा के लिखें, गोले के किसी बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा एक कंसेप्ट था। अब हम इसके बाद बात करेंगे, देखो टेंजेंट प्लेन, है ना। टेंजेंट प्लेन होता क्या है, नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो है टेंजेंट प्लेन का। चलिए बढ़ते हैं आगे, लिखें आप टेंजेंट प्लेन, स्पर्श समतल। देखो टेंजेंट प्लेन
टेंजेंट प्लेन का मतलब है टेंजेंट से बनने वाला प्लेन, स्पर्श रेखाओं से बनने वाला समतल। अब स्पर्श रेखाओं से समतल कैसे बनेगा, देखो समझो आप इस डायग्राम को। जैसे ये कोई स्फीयर है, ये गोला है, और इस गोले के किसी बिंदु P पर हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींचेंगे। अभी हमने इससे पहले क्या समझा, गोले के एक बिंदु पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक पॉइंट हम फिक्स कर लेते हैं, सपोज कीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखाओं को खींचना है। देखो जैसे एक स्पर्श रेखा ये हो गई, और इसके बाद ये दूसरी स्पर्श रेखा, इस तरह से। और भी हम स्पर्श रेखाएं ले सकते हैं, ये बाहर भी आ रही है एक स्पर्श रेखा, देखो इस तरह से। समझ जाए, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हमने यहाँ पर बना ली है। इसको थोड़ा सा और मैं क्लियर बना देता हूँ, देखो तो देखो इस प्रकार यहाँ पर एक जो लोकस है वो जनरेट हो रहा है। ये स्पेयर है, स्पेयर के किसी पॉइंट पर देखो बहुत सारी, एक पॉइंट पर हम बहुत सी टेंजेंट्स बना लेते हैं, स्पर्श रेखाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेन जनरेट होगा, उसका जो लोकस होगा वो क्या होगा, एक प्लेन के रूप में होगा। और भी हम इसमें बना सकते हैं टेंजेंट, ये केवल समझना है। ये देखिए बहुत सारी टेंजेंट मैंने यहाँ पे बना दी हैं। अब आप देखो ये एक तरह का एक जो प्लेन है वो जनरेट हो रहा है। तो गोले के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा जो तल है ना, जो भी प्लेन जो समतल बनता है वही होता है टेंजेंट प्लेन। या हम कह सकते हैं कि गोले के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित तल या फिर स्पर्श रेखाओं का बिंदु पथ लोकस एक ही बात है। तो लिखें आप, यही बात लिखें। गोले के किसी बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित तल, और ये जो तल है ना, जो भी प्लेन बनेगा वही होगा लोकस, बिंदु पथ। बिंदु P पर गोले का क्या कहलाता है, गोले का स्पर्श समतल कहलाता है। तो अभी तो आपको ये बहुत सारी रेखाएं नजर आ रही होगी, लेकिन आप इनकी जो संख्या है वो बहुत सारी कर दीजिए। इनफाइनाइट लाइंस अगर हम इस तरह की लेंगे तो एक यहाँ पर प्लेन जनरेट होगा, वही प्लेन होगा टेंजेंट प्लेन, स्पर्श समतल। अब इसका इक्वेशन कैसे हम फाइंड करते हैं, देखो पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। स्पर्श समतल का समीकरण, हमने यहाँ पर ज्योमेट्रिकली तो समझ लिया है कि टेंजेंट प्लेन होता क्या है। अब यहाँ पर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, है ना। मैथमेटिकली ये होता क्या है, देखो इसका इक्वेशन हम कैसे निकालें। ये हमारा टारगेट है यहाँ पर।
पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं और उसको हम प्रूफ भी करेंगे। हर एक कंसेप्ट को यहाँ पर बताया भी जाएगा और प्रूफ भी करवाया जाएगा। चलिए, स्पर्श समतल का समीकरण। तो एक गोला ले लेते हैं, है ना। तो एक स्फीयर हम ले रहे हैं, देखो आप, और वही जनरल फॉर्म वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ux 2vy 2wz प्लस डी इज इक्वल टू 0 के किसी बिंदु P x1 y1 z1 पर स्पर्श समतल का समीकरण सच दैट। देखो, टेंजेंट प्लेन का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ स्फीयर एट पॉइंट x1 y1 z1, समझे आप क्या होता है। देखो, x1 प्लस y1 z1 u x प्लस x1 v y प्लस y1 w z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, देखो, टेंजेंट प्लेन। क्या हो जाएगा? टेंजेंट प्लेन। और इसका इक्वेशन तो बहुत ज़्यादा आसान है। मैंने आपको 2D में क्या बताया था, देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ। 2 डायमेंशन में कोई भी कर्व है, जनरली हम 2 डिग्री का कर्व देखते हैं 2 डायमेंशन में, है ना। 2D में पैराबोला हुआ, इलिप्स हुआ, सर्कल हुआ, हाइपरबोला हुआ, ये सब 2 डिग्री कर्व है। और 2 डिग्री में कौन कौन सी टर्म आती है 2D में? एक तो एक्स स्क्वायर आता है, वाई स्क्वायर आता है, एक्स वाई वाली टर्म भी आती है, एक्स वाली टर्म भी आती है, और वाई वाली टर्म भी आती है। वहाँ आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये जितनी भी टर्म हैं, अगर हमें स्पर्श रेखा निकालनी है, टेंजेंट निकालनी है, तो कर्व के इक्वेशन में हम एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे? x1, वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे y1, और एक्स वाई की जगह क्या रखेंगे? xy1 प्लस x1y अपॉन 2। और x के स्थान पे क्या रखना है ना, x के स्थान पर रखना है x प्लस x1/2, और y के स्थान पर रखना है y प्लस y1/2। तो यही बात मैंने आपको वहां बताई थी। 2D में कोई सा भी 2 डिग्री का कर्व हो, कोई सा भी 2 घात का वक्र हो, उसके किसी बिंदु x1 y1 z1, इस बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, वहां तो 2D है तो फिर x1 y1 की बात होगी। तो 2D में 2 घात के वक्र के किसी बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए वक्र के समीकरण में ये सब्स्टिट्यूशन हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह x1, वाई स्क्वायर की जगह y1, और बाकी इस तरह से भी हम चेंज करते हैं। तो हमें उस वक्र के बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण मिल जाता है। तो 2D में क्या मिलती है? स्पर्श रेखा। और इसी कंसेप्ट के आधार पर 3D में हमें कोई भी अगर 2 डिग्री का कोई यहाँ पर सरफेस है, सरफेस का मतलब पृष्ठ, जैसे गोला हुआ, शंकु हुआ, बेलन हुआ, ये सब एक सरफेस है ना, 3 डायमेंशन सरफेस। तो 3 डायमेंशन सरफेस में भी यही कंसेप्ट लगता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है 2D में, तो 3D में जेड स्क्वायर और आ जाएगा, तो फिर जेड की जगह क्या रख देंगे? z1। 3D में एक्स वाई वाली टर्म है तो ये है ना, एक्स वाई वाली तो होती है, वाई जेड वाली टर्म भी होती है, तो वाई जेड के स्थान पर हम क्या रखेंगे? yz1 प्लस y1z/2, है ना। कंसेप्ट यही लगेगा सिमिलरिटी से। और अगर मान लो वहाँ पर z है 3D में, तो z के स्थान पर वही z प्लस z1/2, यानी कुल मिला के तरीका वही है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोले का समीकरण है। देखो एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट किया, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन। ये 2D में करते हैं, 3D में जेड स्क्वायर आया है, तो इसके स्थान पे भी आप उसी फ्लो में जेड जेड वन यहाँ पर लिखेंगे। अब आप देखो 2u(x), एक्स की जगह क्या रखते हैं हम, x प्लस एक्स वन बाई टू, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u के साथ क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स वन। इसी तरह से आगे की टर्म भी हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पर 3D में चाहे वो बेलन हो या शंकु हो या गोला हो, कोई सा भी 3 डायमेंशन सरफेस हो 2 डिग्री का, अगर हमें स्पर्श समतल चाहिए, टेंजेंट प्लेन चाहिए, तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन हम लेते हैं। ये तो आपको शॉर्ट मेथड बता दिया, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना ही है। अगर ये भूल भी जाए तो ये वाला कंसेप्ट ध्यान रखें। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे, ठीक है। प्रूफ कैसे करें, इसको तो मैं हटा देता हूँ, ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए इसका हम देखते हैं प्रूफ। प्रूफ कितना आसान है। देखो आर्टिकल को हम क्यों प्रूफ करते हैं, आर्टिकल को प्रूफ करने से हमारे जो बेसिक्स हैं वो इतने सॉलिड हो जाते हैं, क्वेश्चन को किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, इजीली हम उसे सोल्व कर लेते हैं। उस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है वो हम इजी टू अंडरस्टैंड, आसानी से उसे हम समझ लेते हैं। चलिए, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है बेसिक कंसेप्ट का, वो आप फोकस करें, क्वेश्चन की चिंता न करें, जो भी बेसिक्स हैं उनको अच्छे से समझें और वो कैसे प्रूफ होते हैं। आज हम कॉन्टेक्ट प्लेन की बात कर रहे हैं, टेंजेंट प्लेन की बात कर रहे हैं, स्पर्श समतल की बात कर रहे हैं। तो ये होता क्या है, इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है, इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, मैथमेटिकल फॉर्म जो भी है वो हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो इन तमाम बातों पर हमें क्या है कि एक सीखने की प्रवृत्ति होना चाहिए, है ना, तब जाकर हम साइंस में, मैथमेटिक्स में बेहतर आगे जाके एक रिजल्ट दे पाएंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रूफ देखो, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये रहा आपका प्यारा सा स्फीयर, ये प्यारा सा स्फीयर, और इस स्फीयर पर हमें क्या निकालना है, एक टेंजेंट प्लेन निकालना है। मैं टेंजेंट प्लेन भी बना देता हूं इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो प्लेन है, इस प्लेन को ये जो स्फीयर है ये टच कर रहा है। देखो थोड़ा सा आपको, अब ये 3 डायमेंशन है तो ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि ये इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी ये इसे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। और हम देखो यूं भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी हमें 3D में नहीं जाना, आप तो इस तरह से समझ लें, बस ये प्लेन है, बस अब आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये मैं लिख देता हूँ, दिस इज प्लेन, यही है आपका समतल। कौन सा वाला, टेंजेंट प्लेन, और ये क्या है, स्फीयर। हमें इस स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है। अब समतल कैसा होता है ना, यहाँ तो एक लाइन के रूप में दिखा रखा है ना, लेकिन ये लाइन नहीं है ना, ये क्या है कि आपको वो जो समतल है उसका ये वाला पार्ट दिख रहा है, केवल ये इस वाला, ये जो किनारा होता है ना समतल का, हालांकि समतल का कोई किनारा नहीं होता, उसकी कोई एज नहीं होती, क्योंकि वो चारों डायरेक्शन में बढ़ता जाता। समतल एक ऐसी चीज़ है, अगर मैंने एक समतल लिखा 3x + 2y + 5z = 5, यह इसका जो एरिया होता है ना वो इनफाइनाइट होता है 3D में, है ना। ये जो इक्वेशन है एक इनफाइनाइट प्लेन को दर्शाती है, और ये प्लेन इतना बड़ा है, ये चारों तरफ से इतना बढ़ रहा है कि इस पूरी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अगर उसे सेंटर से काटा जाए तो 2 इक्वल पार्ट्स बना देता है, ऐसा समतल है ये। चलिए अब इसका इक्वेशन कैसे निकालें। मैथमेटिक्स में हर चीज़ का एक कंसेप्ट होता है, जब भी हम कोई समतल निकालते हैं तो हमें उस समतल, जैसे अभी ये 3 डायमेंशन है, 3D पे एक प्लेन को फिक्स करना है, एक समतल, एक यूनिक प्लेन अगर हमें फिक्स करना है
तो उसके लिए हमें एक तो पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉइंट। एक अगर हमने पॉइंट ले लिया कि हम तो एक पॉइंट के बेस पे एक समतल को फिक्स कर सकते हैं, तो गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक पॉइंट से तो बहुत सारे समतल पास होते हैं, एक पॉइंट से बहुत सारे समतल गुजरते हैं। तो एक पॉइंट के बेस पे हम उस समतल की लोकेशन को फिक्स नहीं कर सकते। फिर क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन। डायरेक्शन भी तो होना चाहिए ना। ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट से समतल पास हो रहा है, दूसरा समतल भी इस पॉइंट से पास हो सकता है, तीसरा, यानी एक पॉइंट से तो यहाँ पर अनंत समतल गुजर सकते हैं। लेकिन इस समतल की लोकेशन अगर फिक्स करना है तो डायरेक्शन हमें फिक्स करनी पड़ेगी। अब डायरेक्शन कौन सी? जैसे हम कहें कि इस पॉइंट से पास होने वाला और एक्स एक्सिस से 60 डिग्री का कोण बनाने वाला, तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। देखो बहुत सारे पॉइंट्स के बहुत सारे समतल हो सकते हैं। जैसे ये पॉइंट P है, एक्स अक्ष से कितना बना रहा है? 60 डिग्री। हम 3D की बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना। अब एक समतल यहाँ इसी पॉइंट से ये भी बन सकता है, ये भी 60 डिग्री पे है। एक समतल उस तरफ, ये भी 60 डिग्री हो सकता है। एक पॉइंट से हम एक अक्ष से 60 डिग्री के कोण पे बहुत सारे समतल खींच सकते हैं। तो एक पॉइंट के बेस पे और एक सिंगल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ही तो होती है, एक अक्ष से इतना एंगल, वाई अक्ष से, ये सब डायरेक्शन ही होती है। तो एक डायरेक्शन अगर हम लें, एक अक्ष के साथ फिक्स कोई एंगल बना लें, तो उसके आधार पर भी हमें एक फिक्स्ड प्लेन को हम यहाँ पर, है ना, समतल की लोकेशन को फिक्स नहीं कर पा रहे। अभी भी एक डायरेक्शन हमने ली और एक पॉइंट हमने लिया, फिर भी हम समतल को फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, उसकी लोकेशन को। तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? फिर डायरेक्शन रेशियो लेना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि यह समतल एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से, जेड अक्ष से कितने कितने एंगल पे है। अब समतल तो एंगल बनाता नहीं है, कोई लाइन बनाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? समतल का जो नॉर्मल होता है, अभिलंब, उसकी डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समतल का जो अभिलंब होता है, उस अभिलंब के हम दिक् अनुपात की बात करते हैं, है ना, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो हमें चाहिए और एक पॉइंट चाहिए। ये सब 12th क्लास का कंसेप्ट है। हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे हम लाइन पढ़ते हैं, रेखा, सरल रेखा, है ना, तो सरल रेखा के लिए उसका अगर हमें इक्वेशन चाहिए तो मोस्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है? 2D में हमें चाहिए एक तो पॉइंट चाहिए, पॉइंट के साथ क्या चाहिए? एक स्लोप, है ना, प्रवणता। प्रवणता हमें चाहिए, 2D की हम बात करें तो। और फिर उसके बेस पे पॉइंट मान लीजिए x1 y1 है और स्लोप कितनी है? m है। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाता है? y माइनस, क्या हो जाता है? y माइनस y1 m x माइनस x1। ये 2D में आपने पढ़ रखा है। अगर हम यही बात अगर 3D में करें, तो 3D में अगर हम लाइन की बात करें, तो एक लाइन के लिए हमें एक पॉइंट तो चाहिए। पॉइंट क्या हो जाएगा? x1 y1 z1 हो जाएगा। 3D आ गई तो हमें स्लोप की बात नहीं करनी यहाँ पर, क्योंकि 2D में हम एक प्लेन पर काम करते हैं, समतल पर काम करते हैं। और समतल में एक रेखा को फिक्स करने के लिए केवल एक अक्ष के साथ एंगल चाहिए, एक अक्ष के साथ 60 डिग्री बनाने वाली रेखा, और साथ में एक पॉइंट से पास होने वाली, फिक्स हो जाती है लोकेशन। पॉइंट और स्लोप से ही वहाँ रेखा की लोकेशन फिक्स हो जाती है। लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता। 3D में हमें वाई अक्ष से एंगल भी चाहिए, जेड अक्ष से एंगल भी चाहिए, तब जाके लोकेशन फिक्स होती है। और एक्स वाई जेड अक्ष से जो एंगल बनाया जाता है किसी रेखा के द्वारा, और उसका कोसाइन हम ले लेते हैं, तो होती है डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोज्याएं, जिसके प्रोपोर्शनल 3 नंबर्स क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन बताने का काम 3D में कौन करेगा? 2D में तो करेगा स्लोप, और 3D में कौन करेगा? डायरेक्शन रेशियो, है ना, डायरेक्शन रेशियो। तो ये बात ध्यान रखना, पॉइंट तो दोनों में चाहिए, 2D में चाहिए स्लोप और 3D में चाहिए डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेन की, तो प्लेन को फिक्स करने के लिए भी क्या चाहिए? देखो, एक तो पॉइंट चाहिए और प्लेन फिक्स हो, है ना, प्लेन की लोकेशन फिक्स हो या फिर उसके नॉर्मल की, अभिलंब की लोकेशन। जब अभिलंब की लोकेशन फिक्स होगी तो प्लेन भी फिक्स हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर समतल में हम किसके दिक् अनुपात देखेंगे? समतल के अभिलंब, जो उसकी दिशा को दर्शाता है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, देखो, अब इस पर हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे।
इस समतल का समीकरण निकालना है। तो समतल का समीकरण निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए। हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पर हम टेंजेंट प्लेन निकाल रहे हैं। देखो किस पॉइंट पर निकाल रहे हैं, x1 y1 z1, ये कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। तो गोले के इस बिंदु P पर हम क्या निकालने जा रहे हैं, स्पर्श समतल का समीकरण। अभी आपको मैंने क्या बताया, स्पर्श समतल के लिए उस समतल पर, स्पर्श समतल हो या कोई सा भी समतल हो, अगर उसका समीकरण निकालना है तो उसके लिए तो हमें एक बिंदु चाहिए, कोई सा भी, है ना, बिंदु कोई सा भी हो, और साथ में क्या चाहिए, अभिलंब के दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशो। और डायरेक्शन बताने का काम डायरेक्शन रेशो का होता है, और डायरेक्शन रेशो होते हैं किसी रेखा के लिए, है ना, और अभिलंब भी एक रेखा ही होती है। समतल के दिक् अनुपात नहीं होते हैं, समतल का जो अभिलंब होता है, अभिलंब का मतलब समतल के लंबवत रेखा, उसके डायरेक्शन रेशो होते हैं, उसके होते हैं दिक् अनुपात। और यही अभिलंब के दिक् अनुपात इस समतल की दिशा को फिक्स करते हैं, ये डायरेक्शन है एक तरह की। तो किसी भी समतल की लोकेशन अगर फिक्स करना है इस पूरे 3 डायमेंशन स्पेस में, लोकेशन फिक्स होगी तो वो यूनिक प्लेन होगा, और यूनिक प्लेन होगा तभी तो हम उसकी एक यूनिक इक्वेशन निकाल पाएंगे। समझ में आ गई बात। एक अद्वितीय समतल का होना बहुत जरूरी है, जब समतल अद्वितीय होगा तब जाके हम उसकी एक अद्वितीय समीकरण निकाल पाएंगे। और वैसे भी आपको मैं बता दूं, अगर समतल अगर यूनिक नहीं है, अद्वितीय नहीं है, तो फिर उसके तो बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, उसकी तो बहुत सी समीकरणें हो जाएगी, है ना। तो ऐसा होता नहीं है। पहले तो हम समतल फिक्स करते हैं एक पॉइंट के बेस पे और एक डायरेक्शन के बेस पे। तो हमें पॉइंट और डायरेक्शन दो चीज चाहिए। तो पॉइंट तो ये रहा, पॉइंट क्या रहा, x1 y1 z1, इसी पर हम स्पर्श समतल निकाल रहे हैं, यानी उस समतल पर एक बिंदु तो हमारे पास है। अब अभिलंब के दिक् अनुपात कहां से लाएं। देखो नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, देखो समतल के लंबवत रेखा, ये लीजिए, समतल के लंबवत रेखा क्या होती है, अभिलंब होती है। और एक समतल के कितने अभिलंब होते हैं, वही इनफाइनाइट। चलिए अब इसके दिक् अनुपात कैसे निकालें। डायरेक्शन रेशो निकालने का एक तरीका, ये लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, और यहां दूसरा पॉइंट x2 y2 z2। क्लियर। अब इस लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशो चाहिए। तो डायरेक्शन रेशो का सिंपल फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये हमने पढ़ रखा था बचपन में, बचपन का मतलब 12th क्लास, ठीक है। तो हमने 12th क्लास में, 11th क्लास में छोटी छोटी बातें हमने सीखी थी। अब हमें इस नॉर्मल, ये नॉर्मल है, अभिलंब है, ठीक है, इस नॉर्मल के क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन रेशो चाहिए। ये नॉर्मल भी एक रेखा ही होती है। अब इसके डायरेक्शन रेशो के लिए क्या करें बताओ, हम क्या करेंगे, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। अगर इस नॉर्मल पे दो पॉइंट हमें मिल जाएं तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इसके डायरेक्शन रेशो फाइंड कर लेंगे। एक पॉइंट तो दिख रहा, दूसरा पॉइंट कहाँ से लाएं इस पे। तो अगर देखा जाए, ये P क्या है, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, स्पर्श बिंदु। तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, स्पर्श बिंदु, इससे इस समतल के लंबवत अगर कोई रेखा खींची जाए तो वह गोले के केंद्र से गुजरती है, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर। तो यहां पर सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होता है, U, है ना, माइनस V और माइनस W। ये गोले का केंद्र है, सेंटर। और गोले का सेंटर क्या होता है, गोले का समीकरण हम क्या ले रहे हैं, है ना, वही जनरल केस वाला। तो देखो इस समतल पर एक बिंदु हमें मिल गया, और इस अभिलंब के दिक् अनुपात भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि अब तो हमारे पास इस अभिलंब पे दो बिंदु आ गए। तो बताओ इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, x1 प्लस v, सॉरी x1 प्लस u, y1 प्लस v और z1 प्लस w, है ना, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो दिक् अनुपात आ गए, बिंदु आ गया, आसानी से हम क्या कर लेंगे, इस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकाल लेंगे। चलिए इस कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, प्रॉपर तरीके से हम सोल्व कर लेते हैं।
माना गोले का समीकरण। क्या है गोले का समीकरण? ठीक है, ये गोले का समीकरण। और क्या करना है? इस गोले के किसी बिंदु P x1 y1 z1 पर स्पर्श समतल का, ये हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, स्पर्श समतल का समीकरण ज्ञात करना है। अब यहां पर डायग्राम में आप देखें, यहां जो स्पर्श समतल है, स्पर्श समतल x1 y1 है ना, बिंदु कौन सा है? लिखें आप, स्पर्श समतल बिंदु P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? x1 y1 z1 से गुजरता है। तथा इसके अभिलंब के दिक् अनुपात अभिलंब के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? देखो, x2 माइनस x1 से x1 प्लस u y1 प्लस v z1 प्लस w। ठीक है, तो इसके बेस पे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो भी आ गए, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो आ गए, और उस प्लेन पे एक पॉइंट आ गया, उसका इक्वेशन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। स्पर्श समतल का समीकरण। और आपको एक बात ये भी बता देता हूँ, एक छोटा सा कंसेप्ट है। कोई भी समतल x1 y1 z1 से पास होता है। ठीक है, कोई भी समतल x1 y1 z1 से गुजर रहा है, और अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है? ABC है ना, उसका जो अभिलंब है उसके दिक् अनुपात ABC है, और समतल x1 y1 z1 से गुजरता है, तो उस समतल का समीकरण क्या होता है? ये बात आप ध्यान रखें, बिंदु x1 y1 z1 से जाने वाले और अभिलंब के दिक् अनुपात ABC वाले समतल का समीकरण इस प्रकार होता है ना। ये भी 12th क्लास का कंसेप्ट है। अब यहीं पे हम इसी के बेस पे लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो। ABC क्या है? डायरेक्शन रेशियो ये रहे x1 प्लस u, और पॉइंट तो वही x1 y1 z1 है। B की जगह आ जाएगा y1 प्लस v, और C के स्थान पर आ जाएगा ये डायरेक्शन रेशियो z1 प्लस w और z माइनस z1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये बात आप ध्यान रख लेना, बेसिक सी बात है। तो ये आ गया देखो स्पर्श समतल का समीकरण। हालांकि मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दी कि एक्स स्क्वायर को क्या रखना है, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह क्या रखना है, वाई वाई वन, अरे सारी बातें मैं बता चुका हूँ। चलिए अब हम इसे सोल्व कर लेते हैं। देखो क्या मिलेगा, एक्स एक्स वन यहाँ से मिलेगा
y1 z1, ठीक है। और उसके बाद अब हम कॉमन ले लेते हैं, देखो u, क्या ले लेते हैं, u कॉमन ले लेते हैं। तो u कॉमन लेने से यहाँ क्या मिलेगा, देखो x, और u के साथ x, और इसके अलावा वहाँ रिजल्ट में क्या था, देखो u के साथ x प्लस x1 था, ठीक है। तो ux और u एक ही जगह क्या है इसमें, अभी हमने ये लिखा था, इस तरह का रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर। u के साथ आना चाहिए x प्लस x1, तो देखो u के साथ x तो आ रहा है, x1 कहाँ से लाएं, हाँ अच्छा ux, x माइनस x1, रिजल्ट तो देखो यही आएगा, सेम यही आना चाहिए। और इसमें तो डी भी नहीं है, स्पर्श समतल का समीकरण, डी वाला कंसेप्ट कहाँ गया, इसमें तो डी भी तो आना चाहिए। चलिए कुछ ना कुछ तो जोड़ तोड़ बिठाएंगे। अब रिजल्ट डायरेक्ट तो मिल नहीं रहा है, देखो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये u के साथ x प्लस x1 है, तो सीधे सीधे मैथमेटिक्स में कभी मिला क्या, है ना, सीधे सीधे नहीं मिलता है तो हम सोल्व करेंगे। कुछ यहाँ पर एक कंसेप्ट ये भी लग सकता है, ये पॉइंट p किस पे है, पॉइंट p तो यहाँ स्पेयर पे है, गोले पे है, तो गोले के समीकरण को भी यहाँ पे ये सेटिस्फाई करेगा। और गोले के समीकरण को अगर ये x1 y1 z1 सेटिस्फाई करेगा तो कौन सा रिलेशन मिलेगा, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस 2u(x1 2v(y1 2w(z1 प्लस d इक्वल टू 0), उसका भी कहीं ना कहीं यूज करेंगे, है ना। ये तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, पहुंच जाएंगे इस तक, क्योंकि यहाँ पर देखो x1 को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 स्क्वायर भी आ रहा है, तो x1 स्क्वायर तो इसमें कहाँ आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके चलेंगे। चलिए x(x1 y(y1 z(z1), आप देखो ये सब सिमेट्रिक टर्म है, x की जगह y, u की जगह v, x1 की जगह y1, ये पुट करोगे तो अगली टर्म मिल जाएगी। तो आप तो केवल इस पर फोकस करो, उधर की टर्म हम अपने आप लिख देंगे। देखो x1 को x से किया, क्या कि मिला हमें x(x1), ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, तीन टर्म है यहाँ पर। तो यहाँ पर x1 को x से किया तो x(x1) मिला, तो अगली वाली टर्म में मिलेगा y(y1) और अगली टर्म में मिलेगा z(z1), ज़्यादा आप माइंड पे प्रेशर ना लें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस x1 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा -x1 स्क्वायर, तो यहाँ से आया है -x1 स्क्वायर, क्या आया है -x1 स्क्वायर, तो दूसरी टर्म से क्या आएगा y1 स्क्वायर, तीसरी टर्म से क्या आएगा z1 स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको तो दोनों से मल्टीप्लाई कर लिए। अब u की बारी, u को करेंगे x से, तो यहाँ क्या आया, इस वाली टर्म से आया ux, ये लीजिए ux, ठीक है। आगे की दोनों टर्म तो सिमेट्रिक है, तो ux के साथ क्या आएगा vy और wz, पहली टर्म से ux मिला तो दूसरी से vy, तीसरी से wz, है ना, सिमेट्रिक टर्म्स है, डायरेक्ट लिखना सीखें। चलो u को x से कर लिया, अब u को करेंगे -x से, तो क्या आएगा -ux1, ठीक है, इसको इससे किया -ux1, अगली टर्म क्या आ जाएगी vy1 और wz1 इज इक्वल टू 0। तो कुल मिला के सिंपली मल्टीप्लाई कर लें हम, इस तरह की टर्म्स आएगी। अब देखो इसको भी हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, देखिए x(x1 y(y1 z(z1), ये तीन टर्म एज इट इज। अब उसके बाद ये प्लस वाली टर्म में ले रहा हूं ux प्लस vy wz। अब ये जितनी भी माइनस वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ अगर हम लिखें तो हमें क्या मिलेगा y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस
ux1 vy1 wz1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। क्लियर। अब इसको बोल देता हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर ये पॉइंट, ये कंडीशन हम लगाएंगे। लिखो यहाँ बिंदु P क्या है, x1 y1 z1 किस पर है, गोले पर स्थित है। अगर पॉइंट P गोले पर स्थित है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, वो पॉइंट उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ मिलेगा हमें दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इस 2 का यूज किस में करेंगे हम, 1 में। लिखें आप 2 का प्रयोग 1 में करने पर यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस 2 का यूज हम कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में करेंगे। देखो क्या है इक्वेशन 1 में, ये इसकी जगह हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, ये x1 इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो उधर क्या था देखो, x1 y1 z1 और साथ में क्या था ux vy wz। ux vy wz। ठीक है, ये माइनस अब यहाँ पर आप देखो x1 स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की टर्म आप देखो। ठीक है, तो यहाँ पर 2u(x1) 2v(y1) इसमें से आप एक अलग कर लो, है ना। एक अलग करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये u है, देखो v मत समझ लेना, क्या है ये u। और अच्छे से बना देता हूँ मैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर 2u(x1) को आप यूँ देखें ux1 प्लस ux1। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो दो टर्म है तो एक टर्म आप अलग कर लीजिए, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस ux1 प्लस vy1 प्लस wz1। और साइड में क्या बचेगा, ux1 प्लस vy1 प्लस wz1 प्लस d। तो उसकी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी यहाँ पर, माइनस ux1 vy1 wz1 माइनस d। समीकरण 2 से आप तो इसकी वैल्यू निकाल लो, अब ज़्यादा क्या समझाऊं, है ना। समीकरण 2 से इसकी वैल्यू निकाल लो बस। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई आ जाएगी। और इक्वल में कितना है, 0 है। आगे हम बढ़ें, अब देखो u अगर आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा इधर से x1। इसी तरह से v के साथ क्या आ जाएगा y प्लस y1, और w के साथ क्या आ जाएगा z प्लस z1। और यही है देखो स्पर्श समतल का समीकरण। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं है, लिखो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, जो कि बिंदु x1 y1 z1 पर दिए गए गोले, और दिया गया गोला क्या है देखो, ये ध्यान रखना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसी के लिए होगा ये।
स्पर्श समतल का समीकरण है। तो स्पर्श समतल का समीकरण याद रखना तो बहुत ज़्यादा आसान है और थ्योरी तो आपको समझनी है। इस समतल के लिए बिंदु चाहिए, बिंदु आपको दिख रहा है, और अभिलंब के दिक् अनुपात चाहिए। तो अभिलंब के दिक् अनुपात के लिए अभिलंब पे 2 बिंदु होना आवश्यक है। 2 बिंदु हमें पता होना चाहिए। एक बिंदु ये रहा, दूसरा हमने गोले का केंद्र ले लिया। क्यों? क्योंकि स्पर्श समतल का अभिलंब केंद्र से गुजरता है। 2D में हमने क्या पढ़ा था? एक वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, हमने पढ़ा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा और केंद्र से मिलाने वाली रेखा एक दूसरे के लंबवत होती है, और ये जो रेखा है यह स्पर्श रेखा का अभिलंब भी तो है। तो 2D में वृत्त की स्पर्श रेखा का अभिलंब कहाँ से गुजरता है? उसके केंद्र से गुजरता है ना, स्पर्श बिंदु पर। ध्यान रखना, एक स्पर्श रेखा के बहुत से अभिलंब होते हैं, लेकिन स्पर्श बिंदु पर खींचा गया अभिलंब वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ये हमने वृत्त के लिए 2D में पढ़ा था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर अगर कोई स्पर्श समतल है तो स्पर्श बिंदु पर उस समतल का अभिलंब गोले के केंद्र से गुजरता है। तो ये गोले का केंद्र ये होता है ना, ये तो आपको पता है। तो इस तरह से नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो मिल गए और हमने समतल का समीकरण इस तरह से लिख लिया। अब ये तो देखो, ये कंडीशन हमने अप्लाई की है ना, वो पॉइंट भी कहाँ लाई कर रहा था? उस गोले पे, तो फिर उस गोले के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस कंडीशन का यूज करते ही देखो कितनी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें स्पर्श समतल का समीकरण मिल जाता है। चलिए इसे ध्यान रखना। ये स्पर्श समतल बहुत अभी तक हम कई बार बता चुके, मैं कई बार बता चुका हूँ, स्पर्श समतल है, स्पर्श कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। लेकिन स्पर्शता की शर्त क्या है? देखो इधर, ये कोई गोला है, ये कोई समतल है। हाँ, आप देख के बता सकते हो कि हाँ ये जो समतल है इस गोले को टच नहीं कर रहा है। ये तो क्यों नहीं कर रहा है? कि ये बहुत दूर दिख रहा है। अब ये चीज़ हम एग्जाम में तो लिख नहीं सकते कि यहाँ पर ये समतल ऐसे ऐसे, यहाँ तो हम डायग्राम बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे समझ में आ रहा है। वहाँ तो इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन आएगी इस तरह से, एक प्लेन ये है और एक गोला ये है। अब ये गोला इसको टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब हम इसका तो डायग्राम बनाओ, पहले तो परफेक्ट डायग्राम बनाओ इसमें 3D स्पेस में, फिर देख लो, इस तरह से दिख जाएंगे। डायग्राम बनने के बाद तो दिख जाएगा कि टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन डायग्राम बनाना, परफेक्ट डायग्राम बनाना है ना, सही डायग्राम बनाना, मतलब कुल मिलाकर काफ़ी स्ट्रगल हमें करना पड़ता है। तो मैथमेटिकली हम कैसे देखें? देखो मैथमेटिकली कैसे देखेंगे, ये इसका सेंटर है ना, इस सेंटर से हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर यहां पे लेंगे सीपी। गोले के केंद्र से समतल पर हम एक परपेंडिकुलर लेंगे सीपी। अगर इस सीपी की वैल्यू इस त्रिज्या के बराबर आ जाए, रेडियस के बराबर, गोले के केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर आ जाती है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि यह समतल इसे टच कर रहा है। अगर कंडीशन इस तरह से हो, अब आप यूँ देखो, ये इस तरह, अब ये टेंजेंट प्लेन है। क्या है? टेंजेंट प्लेन, स्पर्श समतल। तो गोले के केंद्र से अगर उस समतल पे आप परपेंडिकुलर लोगे तो इसकी जो लेंथ है वह क्या हो जाएगी? रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल हो जाएगी, गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना सा, यही स्पर्शता की शर्त है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यही है एक प्लेन और स्फीयर के लिए। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो लिखें आप, यही बात मैं यहाँ पे लिखाऊंगा। छोटा सा एक प्यारा सा डायग्राम बना लें, ये छोटा सा डायग्राम मैं बना देता हूँ, और एक प्लेन भी हम ले लेते हैं। ये है टेंजेंट प्लेन, और ये क्या है? स्फीयर। और देखो इस वीडियो लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, ये लास्ट है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता की शर्त देखेंगे। और इस वीडियो लेक्चर के आगे भी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक पॉइंट की पावर क्या होती है, पावर ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु की शक्ति है ना। तो पावर ऑफ ए पॉइंट देखना हमें स्फीयर के रेफरेंस में,
और इसके अलावा हमें इसके बाद कॉन्टेक्ट प्लेन भी देखना है। कॉन्टेक्ट प्लेन होता क्या, कॉन्टेक्ट प्लेन के बाद हम पोलर प्लेन भी देखेंगे, है ना, पोल एंड पोलर प्लेन, ध्रुव और ध्रुवीय समतल क्या होता है ना। तो अभी तो हमें ये सब चीज़ें इसमें देखनी है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा आज इस वीडियो में लास्ट है, देखो, है ना, लिखो आप, समतल द्वारा गोले को स्पर्श करने की शर्त। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना। ऑफिसर भाई है प्लेन, एक प्लेन के द्वारा एक स्फीयर को टच करने की, है ना, क्या कंडीशन होती है। अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से सेंटर से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल आना चाहिए, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ले हम प्लेन पे, तो वो स्फीयर के रेडियस के इक्वल आना चाहिए। यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। एक समतल किसी गोले को, लिखें आप, एक समतल किसी गोले को स्पर्श करता है यदि गोले के केंद्र से समतल पर खींचे गए है ना, गोले के केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर है। तो ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, देखो, हालांकि ये सब आपको पता लग गया है। एक क्वेश्चन आप लिखें, समतल एल एक्स प्लस, या फिर समतल हम कोई सा भी ले लो, चलो जनरली यही लेते हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल पी, ठीक है, द्वारा, और एक जनरल केस ही ले लेता हूँ मैं, गोले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2u(x) 2vy 2wz डी इक्वल टू 0। है ना, समतल एल एक्स एम वाई एन जेड, इसके द्वारा गोले को स्पर्श करने की शर्त ज्ञात कीजिए। फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और कंडीशन ऑफ टेंजेंसी यहाँ पर इन दोनों के लिए, ये प्लेन है, ये स्फीयर है, प्लेन स्फीयर को टच कर रहा है, क्या कंडीशन है। सिंपल सी बात है, चलिए सोल्व कर लेते हैं। देखो, दिया गया समतल क्या है,
एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू पी। तो गोला क्या दे रखा है यहाँ पर, जनरल केस वाला। तो यहाँ गोले का केंद्र क्या हो जाएगा, माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। अब आप रेडियस निकालो, ये तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, इसका रेडियस क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू प्लेन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, यही होती है। तो लिखिए आप समतल गोले को स्पर्श करता है, समतल गोले को स्पर्श करता है। अतः गोले के केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई इज इक्वल टू गोले की त्रिज्या। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल होना चाहिए, रेडियस ऑफ स्फीयर के इक्वल होना चाहिए। चलिए अब हम ये निकाल लेते हैं। प्लेन क्या है, ये तो रहा प्लेन, और पॉइंट क्या है, किस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर ले रहे हैं, सेंटर से। तो माइनस यू वी डब्ल्यू से अगर हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात करें तो ये पॉइंट इस पर पुट करेंगे, और यहाँ लेंथ है इसलिए मोड लगा देंगे, माइनस एल यू और माइनस एम वी और माइनस एन डब्ल्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। और रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है यहाँ पर, तो इस बिंदु से इस समतल पर एक परपेंडिकुलर लिया है ना, तो वो जो भी परपेंडिकुलर है उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला ये पॉइंट इसमें पुट करेंगे। हाँ ये पी भी तो इधर आएगा लेफ्ट साइड में, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। माइनस पी, ठीक है, ये आप नोट करें। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना, खींचे गए केंद्र से समतल पर खींचे गए लंब की लंबाई गोले की त्रिज्या के बराबर होती है, यही स्पर्शता की शर्त है। तो ये स्पर्शता की शर्त आ गई, और इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दें, ये माइनस भी फिनिश हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, एल यू एम वी एन डब्ल्यू प्लस पी का होल स्क्वायर इक्वल टू जो कि स्पर्शिता का अभिष्ट प्रतिबंध है, जो कि
समतल द्वारा अभिष्ट प्रतिबंध का मतलब होता है, अभिष्ट शब्द का मतलब प्रश्न में जो गोला और समतल दिया है उसके लिए, है ना, रिक्वायर्ड जो भी है वो ये है। तो ये कंडीशन किसके लिए है ये ध्यान रखना, ये कंडीशन इस वाले समतल और इस वाले गोले के लिए। जब ये वाला समतल इस गोले को टच करे तो फिर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, स्पर्शता की शर्त इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखो स्पर्शता का जो प्रतिबंध है, अब ये कोई फॉर्मूला नहीं है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं इसको रट लूँ, है ना, स्पर्शता की शर्त को रट लूँ, तो अच्छी बात है। देखो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट आप रिजल्ट लिख देख के टिक लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध होंगे, कौन कौन से फॉर्मूले हम ध्यान रखेंगे। तो आप तो ये वाली बात ध्यान रखें कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर, लंब की लंबाई किसके बराबर होती है, गोले की त्रिज्या के बराबर होती है। तो ये कंडीशन ध्यान रखोगे तो आप तो कोई सा भी गोला आ जाए, कोई सा भी समतल आ जाए, स्पर्शता का प्रतिबंध इसके आधार पे आप फाइंड कर सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने स्पर्श रेखा, स्पर्श समतल, स्पर्शता का प्रतिबंध, इस पर हमने डिटेल में डिस्कस की। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, संपर्क बिंदु, इसके अलावा हम पोलर प्लेन और पावर ऑफ ए पॉइंट, इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।